तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्य बलरामपुर एकेडमी में। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। इसको संविधान के विषय के रूप में भी देखा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट शुरू करने से पहले थोड़ा हम उसके बारे में परिचय देना चाहते हैं कि जितने भी विषय हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, सब में कहीं ना कहीं लिंक होता है, अंतर संबंध होता है। और इन अंतर संबंधों को अगर थोड़ा सा हम जान लें तो हमें एक सब्जेक्ट को समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है तो हमें बीच बीच में रेफरेंस लेना पड़ेगा हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हमारा इतिहास वैसा ना होता तो शायद हमारी इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है या संविधान है वो इस तरह के ढांचे में न बनता। ठीक है, जैसे कि इतिहास में भेदभाव रहा है, इसलिए संविधान में भेदभाव की मनाही की गई है। इतिहास में समानता नहीं रही है तो इसलिए संविधान में समानता की बात की गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ज्योग्राफी से डिसाइड हो जाता है। अगर किसी देश की भौगोलिक दशाएं जो होती हैं उसके हिसाब से उस देश का इतिहास भी तय होता है। जैसे हमारे यहाँ भौगोलिक दशा ये थी, भारत में यहाँ मसालों की खेती होती थी। इस वजह से मसालों के व्यापार के चलते अंग्रेज़ यहाँ पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और व्यापार करते करते वो कब भारत पे कब्जा कर लेती है और इसी तरीके से भारत पे शासन करती है लंबे समय तक। और उनका प्रभाव जो होता है वो हमें देखने को मिलता है फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जैसा इतिहास रहा है फिर उसी हिसाब से हमारे देश का संविधान भी बना है। और जितनी भी बुराइयां रही हैं, जितनी भी कुरीतियां रही हैं समाज में, इतिहास में, उन सबको दूर करने का प्रयास किया गया है संविधान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन चलिए संविधान हम शुरू करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि इन सब में इंटरलिंक है सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से। और जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हम बार बार इतिहास का जिक्र करेंगे, क्योंकि हमें बेस वहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोगों को पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था में दो शब्द हैं, भारतीय है और राज्य व्यवस्था है। ठीक, तो भारतीय राज्य व्यवस्था हमको पढ़ना है। अब राज्य व्यवस्था पढ़ना है, इसका मतलब किसी राज्य की व्यवस्था पढ़नी है। अब राज्य की व्यवस्था पढ़नी है तो उससे पहले हमको थोड़ा सा समाज भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जो संविधान होता है, जो राज्य व्यवस्था होती है, वो कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती है और समाज के लिए ही बनाई जाती है। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे, पहले समाज थोड़ा सा समझ लेते हैं और समाज को समझने के बाद हम फिर राज्य को समझ लेंगे, और राज्य को समझने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा राज्य और राष्ट्र में जो अंतर होता है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था समझने से पहले हम समाज समझते हैं कि समाज क्या है। ठीक है, तो समाज को समझने के लिए हमें 2-3 पॉइंट की ज़रूरत होती है कि समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनका एक साझा उद्देश्य होता है। तो सबसे पहली बात कि व्यक्तियों का समूह होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर व्यक्तियों का समूह नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे समाज की कल्पना आप नहीं कर सकते। व्यक्तियों का समूह, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं कर सकता। इस वर्ड से हमें यही सीखने को मिलता है। तो व्यक्तियों का समूह होना बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तियों का समूह है तो समूह के साथ साथ एक और बात चाहिए कि उनका एक साझा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, एक साझा उद्देश्य होना चाहिए, एक कॉमन गोल होना चाहिए। ठीक, तो ये दो बातें तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है समाज के लिए कि समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है और उनका एक साझा उद्देश्य होता है। जैसे में एग्जाम्पल में हम देखें तो परिवार, जिसको कहा जाता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो परिवार से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो परिवार भी क्या है, एक समाज, मतलब समाज की छोटी इकाई है। कैसे है, इसमें ये सारे टर्म फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, व्यक्तियों का समूह होता है परिवार में, और परिवार का भी एक साझा उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे कि आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो परिवार सब मिल करके यही चाहते होंगे कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएं।
ठीक है। तो एक तरह से ये साझा उद्देश्य हो गया, सब मिल करके चाहते होंगे कि हम अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों से थोड़ा सा प्रगति करें, विकसित करें अपने आप को और हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो वो सबकी इच्छा होती है। अब परिवार में कोई टांग खींचने वाला आपका नहीं मिलेगा, आपके मम्मी पापा आपकी टांग नहीं खींचेंगे कि नहीं बेटा कहाँ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो भाई भी होंगे तो आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो एक तरह से साझा गोल हो गया परिवार का कि हाँ सबको आगे बढ़ना है, ठीक। परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यालय भी समाज की एक इकाई, एक संस्था है। तो विद्यालय हो गया। अब विद्यालय का भी विद्यालय में देखिए व्यक्तियों का समूह तो होता ही है, छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और इनका साझा उद्देश्य भी होता है। इनका उद्देश्य क्या है? समाज को शिक्षित करना, ठीक है। और शिक्षा के माध्यम से समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं, जितनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, उनको उसके माध्यम से समाधान किया जाएगा। तो इसी तरीके से परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, इसमें विश्वविद्यालय भी आएंगे, चर्च भी आएंगे, मंदिर भी आएंगे, ठीक है, गुरुद्वारे भी आएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे क्या हैं? समाज की संस्थाएं हैं, ठीक। अब इसमें एक और पॉइंट है कि जो समाज है इसका भौगोलिक दायरा नहीं होता है। अब कहें भौगोलिक दायरा का मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि कोई समाज इतने ही क्षेत्र में सिमटा हुआ है। जैसे कि ये इंडिया है आपका, मान लीजिए, तो इतने ही में नहीं सिमटा रहेगा समाज। भारतीय समाज के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी रह सकते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका कोई भौगोलिक दायरा नहीं होता है। जैसे कि अभी हम आगे राज्य में पढ़ेंगे कि राज्य का एक भौगोलिक दायरा होता है, एक भौगोलिक सीमा होती है। उस तरह से समाज को आप बाउंडेशन नहीं कर सकते हैं भौगोलिक दायरा में। तो समाज के बारे में यही सब चीज़ें हैं। और समाज क्यों हम समझ रहे हैं? क्योंकि पॉलिटी जो है, संविधान जो है, वो समाज के लिए ही है, ठीक है, हमारे लिए ही है। और हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। तो एक प्रसिद्ध कहावत है हमारे गांव में या दोस्तों यारी में सुनने को मिल जाता है कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। ये लाइनें काफ़ी सुनते होंगे आप लोग, गर्व से बोलते हैं, हमारे युवा भी बोलते हैं गर्व से कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। ज़माना का मतलब समाज। तो ये नज़रिया है। दो तरह के लोग हैं इस समाज में। एक तो वो जो ये कह रहे हैं कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं, और एक कहते हैं कि भाई दूसरे वो लोग हैं जो ज़माने से हैं, ठीक है। तो जो ये कहता है कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं, उसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दे रहा है, ठीक है। उसको लगता है कि मतलब उसके पहनावों को लेकर के कोई टिप्पणी ना करे, उसके घूमने फिरने को लेकर के कोई टिप्पणी ना करे, ठीक है। वो स्वतंत्र रहना चाहता है। वो समाज की जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उसको चैलेंज करते रहता है बार बार, ठीक है। समाज में ये प्रथा परंपरा चल रही है कि भाई अपनी ही जाति में शादी ब्याह करना चाहिए, ठीक है, युवाओं को। उसको बड़ा आदर्श रूप माना जाता है कि बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन जब कोई लड़का ये कहे कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि समाज की उस चुनौती को, मतलब समाज की इस परंपरा को वो चुनौती दे रहा है, ठीक है। तो उसमें वो खुद से मतलब स्वतंत्र रहना चाहता है, समाज की बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है। वो ये बताना चाहता है, हालांकि भले उसको ये बात का मतलब पता हो चाहे ना हो, लेकिन इसका मतलब यही है कि समाज में जितनी भी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, अगर उनको कोई चुनौती दे रहा है तो ये लाइन बिल्कुल बोल सकता है कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं, ठीक है। तो इस लाइन को मैं बताना चाह रहा था, बता दिया। समाज में हमने ये 3 पॉइंट को डिस्कस किया कि समाज क्या है। तो व्यक्तियों का समूह है, और उन व्यक्तियों का जो समूह है उनका एक साझा उद्देश्य होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, और भी गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया। ये सभी समाज की संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब समाज तो हमने बना लिया, हमने देख लिया कि समाज क्या है। तो क्या समाज हमेशा एक आदर्श स्थिति में होगा कि समाज में संघर्ष भी होगा? भाई जहाँ लोग रहेंगे वहाँ पे संघर्ष तो स्वाभाविक है। और समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह ही तो है, लोगों का समूह ही तो है। यानी कि जहाँ लोग हैं वहाँ संघर्ष स्वाभाविक है। तो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अब बताइए, हमने पढ़ा कि परिवार भी एक समाज है। परिवार में आपको संघर्ष देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ज़रूर मिलता होगा, ठीक है।
वहाँ पिता और पुत्र के बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। अब मैं संघर्ष को ये डिफाइन कर दूं कि संघर्ष मतलब लड़ाई झगड़ा मार झगड़ा नहीं होता है। संघर्ष का मतलब होता है कि मतों का अंतर होना, विचारों में अंतर होना, ठीक है। जैसे कि नए युवा हैं तो उनको स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद है, पढ़ लिख लेते हैं तो उनको लगता है कि यार ये क्या समाज की परंपराएं हैं, ये प्रथाएं हैं, ये सब सही नहीं है, इनसे हट करके आगे बढ़ करके ज़िंदगी को जीना चाहिए, ठीक है। लेकिन पिताजी अभी हैं तो उसी परंपरा में जिए हैं, उनको पता है कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जबकि संविधान हमारा कहता है कि भाई स्वतंत्र हो, समान हो सब लोग, किसी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो जो युवा है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन पिताजी उस पर हमेशा अपना चाहते हैं कि नहीं हमारी बात माने, ठीक है। अगर कोई भी एक्शन लेना चाहता है युवा तो पिताजी को लगता है कि नहीं ये गलत ही एक्शन होगा, इसका निर्णय गलत ही हो सकता है, तो वो अपना निर्णय उस पर थोपना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें बहुत समाज में देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पिता और पुत्र का संघर्ष है उसे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष कह सकते हैं, ठीक है। तो परिवार यानी कि समाज ही तो है और समाज में संघर्ष है, ठीक है। और संघर्ष है और पिता पुत्र में हमने देख लिया परिवार में। उसी तरह से समाज में जातियां हैं, समाज जातियों में बटा हुआ है, तो जातियों के बीच में भी आपस में संघर्ष देखने को मिल जाता है। जैसे बिहार में कई बार ये चीज़ें ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं कि वहाँ पे उच्च जाति और निम्न जातियों में संघर्ष देखने को मिल जाता है। उसी तरह से धार्मिक समूहों में कई बार संघर्ष देखने को मिल जाता है, ठीक। जैसे कि धर्म को लेकर के लोग ये मानते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है तो हमारा धर्म अच्छा है। तो इस तरह से धर्म को लेकर के भी संघर्ष हो सकता है, जाति को लेकर के भी हो सकता है। तो संघर्ष तो स्वाभाविक है। तो संघर्ष का समाधान क्या है? संघर्ष का समाधान क्या है? नहीं, समाधान बताने से पहले हम ये बता देते हैं कि संघर्ष हो ही क्या रहा है। तो एक तो हो गया संसाधन, ठीक है। एक तो हो गया कि संसाधन की कमी हो, संसाधन की कमी हो तो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक परिवार में ही अगर ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब फैमिली है तो वहाँ पैसे की हमेशा तंगी रहेगी। जब पैसे की तंगी रहेगी तो किसी के शौक़ उतनी आसानी से पूरे हो नहीं पाएंगे, चाहे वो उच्च शिक्षा का शौक़ हो या फिर किसी और प्रकार का भी शौक़ हो। तो वहाँ पे भी संघर्ष देखने को मिल सकता है, विचारों में मतभेद हो सकते हैं। तो संसाधनों की कमी हो अगर तो भी संघर्ष देखने को मिल सकता है। और दूसरा चीज़ ये है कि नज़रिए का अंतर, ठीक है। अगर नज़रिया का फ़र्क हो, नज़रिए का अंतर हो तो भी संघर्ष देखने को मिल सकता है। जैसे धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष होता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नज़रिए का फ़र्क होता है। लोग एक दूसरे को मतलब लोग अपने को दूसरे से अच्छा मानते हैं, ये नज़रिया है, जबकि हैं सभी अच्छे, ठीक है। तो लोग एक जब अपने को दूसरे से अच्छा मान रहे हैं तो ये नज़रिया का मामला है, तो नज़रिया को लेकर के भी संघर्ष हो जाता है। तो संघर्ष के दो रीजन हमें मोटा मोटा पता चला है कि संघर्ष या तो संसाधनों की कमी से हो सकता है या तो नज़रिया को लेकर के हो सकता है। तो संसाधन अगर बढ़ाया जाए तो क्या संघर्ष समाप्त हो जाएगा? थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ ही जाएगा। अगर कोई गरीब फैमिली है, ज़्यादा संघर्ष हो रहा है पैसों की तंगी की वजह से, मतों में अंतर हो रहा है, तो बेसिक से उनको अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए तो संघर्ष कम होंगे, ठीक है। यही बात एक देश पे भी लागू होती है, यही बात एक देश पे भी लागू होती है। अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है इसका मतलब ये भी है ना कि उस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक। जैसे भारत को ही ले लीजिए, अभी अपने ही देश को, बेरोज़गारी कितने चरम सीमा पे है, ठीक। अब बेरोज़गारी है, अब बेरोज़गारी के चलते युवाओं में एक तरह से असंतोष की भावना है, आक्रोश की भावना है। तो कई बार जब सरकार से और युवाओं के बीच में तालमेल नहीं बैठता है, नज़रिए का फ़र्क हो जाता है, तो युवा आंदोलन करते हैं और इस वजह से एक तनाव की स्थिति बनी रहती है हमेशा। अगर आर्थिक स्थिति सही होती भारत की तो हो सकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार होता, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार होता तो किसको टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। शांति से लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही होता। दूसरा चीज़ नज़रिए का, अब नज़रिया भी यही लगा लीजिए आप, सबको लगता है कि सरकारी नौकरी ही बेस्ट है, ठीक है। तो ये नज़रिए का अंतर है। प्राइवेट में कोई जाना नहीं चाहता है, कोई बिजनेस करना नहीं चाहता है, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो यहाँ भी नज़रिया का मामला है। तो संसाधन हो गया, संसाधन की कमी होगी तो भी संघर्ष हो सकता है, और नज़रिए में अगर भिन्नता है तो भी संघर्ष देखने को मिल सकता है।
ठीक। तो नज़रिया भी चेंज करना पड़ेगा। संसाधन के लिए तो भाई ठीक है, संसाधन आपका कम है, संघर्ष हो रहा है, तो आप आर्थिक स्थिति मजबूत करिए, आप ऐसा कोई काम करिए जिससे कि आपके पास पैसा हो, ठीक है, अधिक से अधिक संसाधन हो ताकि तनाव कम हो, ठीक है। उसी तरह से नज़रिए में अगर भिन्नता है तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए भी व्यवस्था है, उसके लिए संविधान है हमारे पास, ठीक। तो संविधान कैसा नज़रिया चेंज कर देगा, तो भाई संविधान नज़रिया चेंज करने के लिए तो बनाया गया है, इसमें विचार ही तो हैं। किसके विचार हैं, जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के महानायक थे, गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू हो गए, अंबेडकर जी हो गए, इन सब के विचारों का ही तो उसमें दिया गया है व्यवस्था। तो मतलब इसमें उनके विचार क्या हैं, समाज को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, और जिस नज़रिए से समाज को, भारत को देखना चाहते थे वो उसी हिसाब से संविधान में उन्होंने प्रावधान रखे हैं। तो संविधान में अब ये कहा गया है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, जब कोई युवा पढ़ेगा इस चीज़ को, जब कोई शिक्षित व्यक्ति संविधान पढ़ेगा और वो जानेगा कि ये उनके विचार हैं और वो उनको अपना आदर्श मानता है, तो उसके नज़रिए में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग पढ़ लिख करके ये तो बोलते हैं कि हम लोग जातिवाद को नहीं मानते हैं, हम लोग धर्म को नहीं मानते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। अगर हम लोग पढ़े लिखे ना होते तो हम लोग भी जाति को लेकर के संघर्ष कर रहे होते, ठीक है। तो संविधान अगर हम पढ़ते हैं तो नज़रिया में चेंज आता है, नज़रिए में चेंज आएगा तो हम सबको सम्मान करेंगे, और सबको सम्मान करेंगे तो संघर्ष कम होगा। तो संघर्ष क्यों हो रहा है, तो संसाधन और नज़रिया, संसाधन कम है तो संघर्ष हो रहा है, तो संसाधन बढ़ाइए। नज़रिए में फ़र्क है तो नज़रियों को ठीक करिए, संविधान पढ़िए, नज़रिया ठीक हो जाएगा समाज को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है। तो समाज में हमने ये देख लिया कि समाज क्या है, और समाज है तो समाज में संघर्ष स्वाभाविक है, तो इतना तो हमने देख लिया। अब दूसरा चीज़ एक हम देख लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं राज्य व्यवस्था। तो राज्य की व्यवस्था तो राज्य को तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य की व्यवस्था ही जब पढ़नी है, हम राज्य को ही ना समझे तो फिर व्यवस्था कैसे समझेंगे। तो राज्य को हम लोग समझते हैं कि राज्य क्या है, ठीक है। तब तक इसको हम मिटाते हैं। तो राज्य दोस्तों एक भौगोलिक विचार है, ठीक है। अगर ठीक है, देखते हैं, पहले लिखते हैं इसमें, राज्य एक भौगोलिक विचार है। तो राज्य क्या है, राज्य एक भौगोलिक विचार है। अब कुल मिला के भौगोलिक विचार है, तो विचार तो है, ये तो बात तय है, ठीक है। यानी कि राज्य को आप देख नहीं सकते, विचार को आप थोड़े देख सकते हैं, ठीक है। तो कर को पूछे कि राज्य कहाँ है, तो आप किसको पकड़ के लाएंगे, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पे आप पकड़ के ला के दिखा दें कि भाई राज्य यही है, देख लो। तो राज्य क्या है, एक विचार है। अब विचारों में भी कैसा विचार है, भौगोलिक विचार है। यानी कि आप ये बता सकते हैं कि किसी राज्य की सीमा क्या है, उत्तर से दक्षिण तक। जैसे कि हमारे यहाँ, हमारे जो भारत राज्य है, तो उसकी जो भौगोलिक संरचना है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के, तो भारत राज्य एक है, तो भारत राज्य की एक भौगोलिक सीमा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं भारत को राज्य क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। भारत में तो ऑलरेडी 28 राज्य हैं। तो देखिए, भारत में ऑलरेडी 28 राज्य हैं, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो देशों को भी राज्य कहा जाता है, ठीक है। और जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे अभी संविधान में, तो राज्य की परिभाषा देखेंगे, उसमें आर्टिकल 36 भी पढ़ेंगे तो उसमें भी राज्य की परिभाषा आएगी। तो इस तरह से जब राज्य को डिफाइन किया जाएगा तो राज्य में पूरा देश, संघ भी आएगा और संघ की कार्यपालिका भी आएगी, राज्य की कार्यपालिका भी आएगी, तो उसमें सभी चीज़ें शामिल होंगी, तो राज्य को लेकर के और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो राज्य एक भौगोलिक विचार है। अभी इतना ध्यान दीजिए कि राज्य एक भौगोलिक विचार है, यानी कि राज्य में हम ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की चौड़ाई कितनी है, तो हमारे पास है भारत राज्य की। उसके बाद और हम इसमें देखें तो ये एक अमूर्त विचार है। अभी मैंने कहा कि अब विचार है तो इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, अमूर्त हो गया। ऐसी वस्तुएं जिनको हम देख और छू नहीं सकते हैं तो वो अमूर्त कहलाती हैं। मूर्त रूप में जो होती हैं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो
यह एक अमूर्त संकल्पना है, अमूर्त विचार है। ठीक है, तो इसका क्या, यह इसका कोई मूर्त रूप भी है? तो हाँ, इसका एक मूर्त रूप भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका मूर्त रूप क्या है? सरकार है। ठीक है, तो सरकार में तो सरकार से तो काफ़ी परिचित होंगे आप लोग। ठीक, जैसे कि मोदी सरकार का चलन है, तो सरकार में आप ये बता सकते हैं कि हाँ, सरकार में कौन कौन लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं कि इनकी सरकार है। तो राज्य के बारे में अभी हम इतना ही अध्ययन करेंगे कि राज्य एक भौगोलिक विचार है और यह एक अमूर्त विचार है। और मूर्त रूप में इसका क्या है? तो मूर्त रूप में इसका जो व्यवस्था है उसको हम सरकार कहते हैं, जो इसका मूर्त रूप है उसको हम सरकार कहते हैं। तो आगे हम सरकार के बारे में थोड़ा सा रोको। तो मूर्त रूप इसका सरकार है, लेकिन राज्य के लिए कुछ और कंडीशंस हैं, जैसे कि इसका एक अपना भूभाग होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि भौगोलिक विचार है, तो भौगोलिक विचार है तो आप क्या दिखाएंगे? भूभाग दिखाएंगे। तो राज्य का एक अपना भूभाग होना चाहिए। अब भूभाग होने से केवल राज्य घोषित नहीं हो जाएगा। भूभाग पे अगर लोग नहीं रहते हैं तो फिर उसको हम राज्य नहीं कह सकते। ऐसा एग्जाम्पल एक आता है, जैसे कि अंटार्कटिका, भूभाग तो है लेकिन वहाँ पे लोग नहीं हैं, तो इसलिए अंटार्कटिका कोई राज्य नहीं है। तो भूभाग होने के साथ साथ क्या चाहिए? लोगों का निवास होना ज़रूरी है। ठीक है, लोगों का निवास होना ज़रूरी है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई राज्य की? लोग वहाँ निवास कर रहे हों। पहली कंडीशन एक भूभाग हो। अब लोग निवास कर रहे हैं तो संघर्ष तो स्वाभाविक ही है। अभी हमने समाज में देखा, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ संघर्ष होगा ही, और संघर्ष के समाधान के लिए क्या होनी चाहिए? वहाँ पे सरकार होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कि सरकार भी होनी चाहिए। तो क्या सरकार हो जाने से केवल वो समस्या का समाधान कर देगी? तो सवाल है कि इतना आसान तो नहीं है कि सरकार हो और समस्या का समाधान कर दो। क्यों? क्या रीज़न हो सकता है कि वो समस्या का समाधान ना कर दे सरकार होते हुए भी? क्योंकि अगर जब तक सरकार संप्रभु नहीं रहेगी ना, तब तक वो खुद से निर्णय नहीं ले पाएगी, और जब खुद से निर्णय ले ही नहीं पाएगी तो उसको दूसरा व्यक्ति या दूसरा राज्य ऐसे ही नचाएगा। अगर राज्य में विद्रोह हो रहे हैं, राज्य में अराजकता फैल रही है, राज्य में हिंसा बढ़ रही है, और उसको रोकने के लिए सरकार प्रयास करती है, और कोई दूसरा राज्य ये कह देता है कि मत रोकिए, हमको इससे फ़ायदा है, अब बताइए सरकार कैसे कंट्रोल करेगी उसको? तो सरकार होना ही ज़रूरी नहीं है, सरकार का संप्रभु होना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब संप्रभु का मतलब क्या है? संप्रभु क्या है? तो एक सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है उस भूभाग पे लोगों को दंडित करने के लिए। ठीक है, अब राज्य का काम ही क्या है? लोगों को, राज्य लोगों ने अपने लिए बनाया है। ठीक है, ताकि कहीं अशांति हो, कहीं हिंसा भड़के, तो भाई उनको सिखाओ, आप उनको सजा दो, उनको दंडित करो। तो दंडित ये तभी कर पाएंगे जब ये संप्रभु हैं। संप्रभु होने का मतलब ही क्या है? ये एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति, ठीक है, जिससे वो उस भूभाग में रहने वाले लोगों को दंडित कर सके। अब एकमात्र शक्ति है, इसको कहा जाता है कि यह एकमात्र शक्ति है, संप्रभुता, एकमात्र। अब एकमात्र में ऐसा क्या हो गया कि इसको एकमात्र शक्ति, एकमात्र बोल दिया गया? एकमात्र इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्य में और भी कई तरह के समूह पाए जाते हैं, जैसे धार्मिक समूह हो गए, जातीय समूह हो गए, कोई संघ हो गया। लेकिन अगर उन लोगों को भी उन लोगों के पास ये जो चीज़ें हैं, शक्ति है दंडित करने की, वो नहीं है। अगर आप कुछ अन्याय करते हैं तो कोई धार्मिक समूह आ करके आपको सज़ा नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है, सिस्टम बनाया गया है कि पुलिस आएगी, ले जाएगी, गिरफ्तार करेगी, FIR दर्ज होगा, आप न्यायालय जाएंगे, और न्यायालय मतलब कि न्यायालय से आपको सज़ा मिलेगी। तो उस सब क्या है? ये सब राज्य ही तो है। ठीक है, तो दूसरा कोई ग्रुप, दूसरा कोई समूह आपको दंडित नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यह जो संप्रभुता है वो एक सर्वोच्च शक्ति है, और वह एकमात्र शक्ति किसके पास है? तो राज्य के पास है, और किसी के पास नहीं है। किसी खाप पंचायत के पास नहीं है जो गांव में बनी होती है और वो बैठ कर के निर्णय दे देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो राज्य भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समाज तो समझ में आ ही गया होगा।
तो राज्य के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, यही कंडीशंस याद रखनी है कि एक भूभाग होना चाहिए, भूभाग होगा, केवल भूभाग होगा तो काम नहीं चलेगा, वहाँ लोगों का निवास भी होना चाहिए, और निवास है तो संघर्ष जरूरी है, संघर्ष तो होगा ही, स्वाभाविक है। तो संघर्ष को समाधान के लिए एक सरकार की स्थापना होनी, सरकार जरूरी है वहाँ पे, और सरकार केवल हो जाए इससे समाधान हो जाए समस्या का, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो संप्रभु नहीं होगी तो उस पर किसी और का हक होगा, ठीक है, और का अधिकार होगा, और वो अपने हिसाब से चलाएगा उस सरकार को, तो सरकार रहने न रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि सरकार को संप्रभु कर दिया जाए, ठीक है, तो संप्रभुता होनी चाहिए उस सरकार में, ठीक। अरे ये चल नहीं रहा है यार। और तो हमने समाज पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया। अब कई लोगों का ये डाउट रहता है कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा राष्ट्र भी देख लेते हैं कि राष्ट्र का क्या मामला है, ठीक है। जैसे राज्य हमने क्या पढ़ा कि एक भौगोलिक विचार है, उसी तरह से राष्ट्र क्या है, तो एक भावना है, इमोशन है, ठीक है, इमोशन है। अब इमोशन क्या होते हैं? अगर आपको किसी से प्रेम है तो इसका मतलब आप उसके प्रति इमोशनल हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको किसी से नफरत है तो भी आप उसके प्रति इमोशनल हैं, ठीक है। तो इमोशनल होने का मतलब, इमोशन होने का मतलब प्रेम भी आता है इमोशन में और नफरत भी आती है, ठीक। तो राष्ट्र क्या है? एक इमोशन है, एक भावना है। तो कैसी भावना है? मनोवैज्ञानिक भावना है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? मनोवैज्ञानिक भावना है तो इसमें होता क्या है? तो किसी राज्य में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव होता है। लगाव ही तो, प्रेम ही तो है लगाव। तो लगाव किसके प्रति होगा? एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होगा, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, ठीक है। तो राष्ट्र क्या है? एक इमोशन है, मनोवैज्ञानिक भावना है, और इसमें लगाव किसके प्रति होता है? एक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, जैसे कि परिवार में भी भावना तो होती ही है, इमोशनल तो होते ही हैं लोग एक दूसरे के प्रति। हमने ये भी पढ़ा कि परिवार है तो परिवार में भी संघर्ष हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब किसी पड़ोसी से झगड़ा होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि जाओ तुम अकेले किए हो तो अकेले जानो? नहीं, आपस में उन लोगों का संघर्ष भले ही रहता है एक परिवार में किसी बात को लेकर के, लेकिन जब किसी दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो फिर सभी लोग इमोशनली अटैच इतने होते हैं कि उस संघर्ष के बावजूद भी सब लोग एक होकर के जाते हैं और उनसे वो लड़ाई झगड़ा जो भी करना होता है करते हैं। उसी तरह से अगर हम इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात कर लें तो भले ही हमारे समाज में, भारतीय समाज में अलग अलग समूह हैं, अलग अलग जातीय समूह, धार्मिक समूह, इस तरह से हमारा समाज वर्गीकृत है, लेकिन फिर भी अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो लोग इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि सबकी यही इच्छा होती है कि भारत ही जीते। ओलंपिक में जब तिरंगा झंडा लहराता है गोल्ड मेडल पाने के बाद, तो वो जो फीलिंग होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। और इसी तरीके से जो वो प्रेम है ना, वो राष्ट्र के प्रति है। वही कहता है कि मतलब उसी से आता है ना कि हम एक राष्ट्र हैं, ठीक है। राज्य तो हैं ही, लेकिन राष्ट्र की भावना कब आएगी? जब तक आपको कोई प्रतीक के प्रति, जो राज्य का प्रतीक है उसके प्रति लगाव ना हो। जैसे जनगण मनगढ़ स्टार्ट होता है तो लोग सब खड़े हो जाते हैं और सब उसका सम्मान करते हैं। तो ये कुछ प्रतीक हैं जिनको लेकर के लोगों में एक इमोशंस है, उनसे लोगों का जुड़ाव है, लगाव है, और राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके प्रति भी लोगों का लगाव होता है। मतलब लोग एक हो जाएं किसी चीज़ को लेकर के, कुछ ऐसे प्रतीक होने चाहिए। अब एक समस्या यहाँ पे ये थी कि जैसे कि जब हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जब भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय एक नहीं कर पा रहे थे लोग। अब ये समस्या क्यों खड़ी हो पा रही थी कि एक नहीं हो पा रहे थे? क्योंकि जो राष्ट्र का निर्माण होता है ना, तो कई बार क्या होता है कि प्रजाति के आधार पे हो जाता है, ठीक है। राष्ट्र का निर्माण जो है वो प्रजाति के आधार पे भी हो जाता है। अब हमारे यहाँ एक प्रजाति तो थी नहीं कि हम ये बोल दें कि हम सभी एक ही प्रजाति के हैं, आओ एक हो जाएं, तो ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं थी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि धर्म के आधार पे भी कई बार राष्ट्र की भावना आ जाती है कि हम सभी एक ही धार्मिक समूह के हैं, तो चलो हम लोग राष्ट्र का निर्माण कर लें। तो हमारे पास एक धार्मिक समूह भी नहीं था, ठीक है। धार्मिक समूह के आधार पे भी कई बार राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। तो हमारे यहाँ वो भी
एक नहीं था, अनेक धार्मिक समूहों के लोग थे, इसलिए राष्ट्र का निर्माण करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। तीसरा एक आधार हो जाता है भाषा। कई बार ये होता है कि चलो हम भाषा ही बोल करके लोगों को इमोशनल कर दें कि देखो यार हम सभी एक ही भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है, तो लोगों का जुड़ाव हो जाता है और सब लोग एकजुट होकर के कहते हैं हाँ यार हम सभी एक हैं, भले हम लोगों में संघर्ष है दूसरी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अंततः हम लोग एक ही हैं। तो हमारे यहाँ तो भाषा भी बहुत सारी हैं, बोलियाँ बहुत सारी हैं, तो ये सभी आधार जो हैं हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं हो रहे थे एक होने में। तो ऐसा क्या फैक्टर था, ऐसा क्या आधार था जो हमको एक राज्य से राष्ट्र बनने में सहयोग किया, ठीक है, तो वो था एक साझी ऐतिहासिक विरासत, ठीक है, एक साझी ऐतिहासिक विरासत। अब ये सबका सेम था। अगर सबको ये बोल दिया जाए ना कि हम सबका इतिहास एक है, हम सभी एक ही भूभाग में रहे हैं, ठीक है, और जो अंग्रेज़ शासन किए हैं वो सब पे किए हैं, इस पूरे भूभाग पे किए हैं, तो एक साझी ऐतिहासिक जो विरासत है अगर उसको लेकर के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न की जाए तो वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। और इसका एग्जाम्पल लिया गया वेदों से भी। वेदों में भी जम्बूद्वीप की संकल्पना है, तो वहाँ से भी बताया गया कि भाई वेदों में भी इस भूभाग को एक भूभाग माना गया है। इस तरह से हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है वो साझी है, ठीक है। तो इस आधार पर लोगों को एकजुट करने में सहायता मिली थी। हमारे यहाँ प्रजाति के आधार पर एकता नहीं हुई, धार्मिक समूह के आधार पर एकता नहीं हुई, भाषा के आधार पर लोग एक नहीं हुए। किस चीज़ के आधार पर एक हुए? साझी ऐतिहासिक विरासत के आधार पर, ठीक है, विरासत के आधार पे। तो ये सब आधार होते हैं जिससे कि एक राष्ट्र का निर्माण होता है, जिससे कि एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो अब क्या हमारे यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भारत एक राज्य भी है और राष्ट्र भी है? तो बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो वैसी चीज़ है, इमोशनली हम जुड़े हुए हैं भारत के प्रति। भारत एक राष्ट्र भी है और राज्य की जो भी कंडीशन थी वो हमने बताए ही, तो वो सब फुलफिल करता ही है भारत। तो भारत एक राष्ट्र राज्य है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम राज्य को हम परिभाषित करें एक तरीके से, एक फार्मूले के रूप में, तो राज्य इज इक्वल टू राष्ट्र प्लस राज्य कह सकते हैं। राष्ट्र प्लस राज्य, यानी कि राज्य में ना राष्ट्र भी है और राज्य भी है, ठीक है। तो इस तरह से अब जो एकता की भावना है उसको सुदृढ़ करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत तो होती ही है, और वही प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, तो वही क्या है? राज्य उपलब्ध करा देता है। तो राज्य के सहयोग से एकता बनी रहती है, ठीक है। तो एक लाइन और है इसमें कि राज्य है तो राष्ट्र की भावना तो आ ही जाएगी, क्योंकि राष्ट्र की भावना के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की भी ज़रूरत पड़ती है जो लोगों को ये समझाए कि भैया हम सब एक हैं, और एक हैं तो हम इमोशनली जुड़े रहें, हम सब एक रहें, अलग ना हों। तो राज्य है तो राज्य से राष्ट्र का निर्माण भी संभव है, और राष्ट्र है, अगर राष्ट्र है यानी कि एक होने की भावना आ गई है, तो राष्ट्र से राज्य का निर्माण भी संभव है, ठीक है। तो हमारे यहाँ राष्ट्र से राज्य का निर्माण हुआ, भारत राज्य का। तो इस तरीके से हम और चीज़ें आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए धन्यवाद।